हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी एकदम दमदार चल रही होगी। ये है पार्ट नंबर 14। इसके पहले नहीं किया है तो जाके पूरा जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 20 से 30 मार्क्स 100% आपके बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। और ये जो लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच है बेस्ट है, विश्वास कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हमें छोड़ के नहीं आने हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि 2025 से लेकर 2018 तक के सभी क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें हमने 25, 24, 23, 22 और 21 है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 2020 आज से स्टार्ट होगा। ये 14 पार्ट है। जैसा मैंने बोला है कि 20 पार्ट लाएंगे तो समय कम है, तो इसीलिए कल सुबह 10 बजे, 10 बजे के बाद 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर कहीं ना कहीं 6 बजे और उसके बाद कहीं ना कहीं 8 बजे, ये कुल मिला के जो 6 पार्ट बचे हैं, ये बचे हुए 6 पार्ट कल पूरे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये पूरे 6 पार्ट कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल आपका बहुत खास दिन होने वाला है, क्योंकि अब समय है नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि लास्ट मोमेंट तक जाए। कल के कल पूरा 2-2 घंटे पे सेशन दे देंगे, तो 10-10 मिनट 15 मिनट का होता ही है, इतना आप कर लीजिएगा। और आप देख रहे होंगे कि लगभग जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये मान के चलिए लगभग 150 क्वेश्चन के अराउंड। अब आप सोचिए, अगर 150 क्वेश्चन पे हम लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच लगा के आपको सिखा दे रहे हैं, तो मुश्किल से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा 35, है ना, यानी कि 35 क्वेश्चन तक आप निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस सही दिखाते हैं तो, है ना। बस अंधभक्ति में मत चलना कि जो चीज कहा है उसको एकदम आंखें पट करके मार दिया आंसर। ऐसे मत करना। लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच लगाओगे 100% आंसर सटीक तक पहुंचोगे आप। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। ध्यान रखना, ये 35 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होता है, इतना कोई नहीं कराया जितना मैं करा दिया हूँ। ठीक है, तो कल ये बचे 6 पार्ट आ जाएंगे, अब काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 का ये है पहला क्वेश्चन। यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2021 में आया, 2022 में आया, 2025 में आया, 2024 में भी आया और 23 में आया था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के जरिए एलिमिनेशन आसान थी। तो देखिए आप, ये ऐसा नहीं है कि हर साल यूपीएससी इस पैटर्न को फॉलो अप कर रहा है, बस हमें समझने की जरूरत होती है। हम समझ नहीं पाते उस समय। क्या लिखा है पढ़िए। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आइए जरा पढ़िए क्या लिखा है। इसका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन दवाओं के रूप में किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी यूज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। फिर क्या लिखा है, इट कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो कार्बन नैनोट्यूब है, इन्हें मानव शरीर के किसी भी घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिका में बनाया जा सकता है। आप ये भी सोचिए, कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज इन द इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कैन बी। अगला क्या लिखा है, दे कैन बी, फिर कैन बी आ गया, यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। और आगे लिखा है कार्बन नैनोट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कहीं ना कहीं वो बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, तो किया जा सकता है और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कैन बी और लास्ट में बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उसको धीरे धीरे वो क्या होगा, अगर प्रकृति में आएगा तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यानी कि प्लास्टिक की तरह नहीं है वो, ना कार्बन नैनोट्यूब है। जैसे प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक होते हैं, जल्दी से वो बायोडिग्रेड नहीं हो सकते, लेकिन ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। अब सबसे अच्छी बात ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये अगर तीनों ऑप्शन देखें तो कहीं पर 1 2 3 नहीं लिखा, कहीं पर 1 2 3 नहीं लिखा है। यूपीएससी के चला के देखो, इतना आपको सटीक बता रहा है कि भाई डी मार्क क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोचो, सिंपल सा है ना, बहुत सोचना नहीं है, बस करके आना, फॉलो करके आना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, कैन वाले क्वेश्चन भी गलत होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कब गलत होते हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ज्यादातर सही होते हैं भाई, ज्यादातर सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे फिर देखिए सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। फसल वाले खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करना, यानी कि स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड। सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर में निरीक्षण करना, यानी कि इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनो। जैसे मान लेते हैं ये वोल्केनो है, ठीक है, वोल्केनो का ये एरिया क्या है, एरप्ट हुआ है यहाँ से, तो हमने क्या किया, इसका भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आगे, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल फॉर डीएनए एनालिसिस, यानी कि डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल के सांस के नमूने एकत्र करना।
प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर ड्रोन का उपयोग कौन सी गतिविधि में सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो आप सोचिए, अगर ड्रोन इतना ऊपर उड़ा दें और यहाँ से हाई रेजोल्यूशन कैमरा इन सब चीज़ों को देख लेगा, तो सीधी सी बात है, हम जो क्रेटर है उसको तो देख ही सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं कैसे ज्वाला फूट रहा है। और जो व्हेल मछली होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जो ये लिखा है ना स्पाउटिंग, इसका मतलब है जब वो सांस लेती है तो आपने वीडियोस में देखा होगा बहुत बड़ा सा आवाज आती है और बहुत तेजी से उसकी सांस बाहर आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन इतने पास में उड़ा के वो उस सांस के सैंपल ले सकते हैं और वहां से कहीं ना कहीं डीएनए, क्योंकि लोग से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा जो कहीं ना कहीं एज अ डीएनए वहां मिल जाएगा हमें। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हो सकती हैं। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी तीनों काम कर सकती है। पता है, जब यही क्वेश्चन क्लास में कराया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत कर दिया था। तो ऐसी गलती नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ किया जा सकता है, ड्रोन उड़ सकते हैं, है ना। अब देखो 2025 में ड्रोन पे क्वेश्चन आया तो कैसे पूछा कि ड्रोन वर्टिकली, है ना, लैंडस्केप और हर टाइप के क्वेश्चन पूछा था कि कर सकते हैं, कैन कैन कैन। तो वहां पर गलत हुआ ना, क्यों? क्योंकि भाई सीधी साधा ऑल टाइप नहीं कर सकता, ऑल टाइप नहीं कर सकता, कुछ कर सकते हैं। ये बात समझने वाली बात है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर भाई सी, मतलब डी, है ना, यानी कि सभी के सभी जो एक्टिविटीज हैं वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से वही सवाल आया, कौन वाला, कैन बी वाला, कैन बी और फिर से आया कैन बी, यानी कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु पैदा करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि आजकल जीन एडिटिंग आपने सुना होगा, उसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं और ये चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल भाई कर सकते हैं, है ना। अगला, किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है, यानी कि पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अ अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज। तो आपने सुना होगा क्रिस्पर्स 9 के बारे में, जो कहीं ना कहीं एक आणविक कैंची है ना। तो वो क्या करती है, यही काम तो करती है ना। तो ध्यान रखना, यानी कि जीनोम में चेंजेस लाया जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे, मानव प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम जो सेल होती है वो सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंट्रोड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम कैन बी इंजेक्टेड इन द एम्ब्रो ऑफ द पिग। ये एग्जैक्टली इसलिए क्वेश्चन बना था क्योंकि ये पिग के ऊपर किया गया था, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि स्टेम सेल इसीलिए होती ही है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग आपने लगाया, अगर आपको नहीं पता तो कैन बी के हिसाब से कम क्वेश्चन को सही होने के चांस तक तो हम कर सकते हैं कि नहीं भाई, डी ऑप्शन होगा। देखो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आसान आते हैं, और अगर ऐसे ऑप्शन हैं तो आप विश्वास कीजिए सही मार्क आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी नहीं लगा है तब दिक्कत हो सकती है, अगर स्कैन ही लगा है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन बी है ना, तो होना तो हो सकता है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी और जनरली देखा गया है सही है। कुछ जहां गलतियां होती हैं लेकिन उसको समझने की जरूरत है, हम उस पर भी आपका एक सेशन बना देंगे, आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे कहाँ पर कैन वाला गलत हो सकता है, लेकिन इसको पकड़ के रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सवाल लगभग ये मान चलो 70% स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत करके आया। क्यों गलत करके आया मुझे नहीं पता, बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल था, फिर भी गलत हुआ। आइए पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा है। सवाल लिखा है, यदि आपने अपने बैंक के डिमांड डिपॉजिट खाता, डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, या करंट अकाउंट जो भी है, खाते से 1 लाख नगद निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति, जो धन की आपूर्ति है उस पर तत्काल प्रभाव क्या पड़ता है। ध्यान रखना, कह रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से तो इमीडिएट एग्रीगेट मनी सप्लाई में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर इतनी भी बुद्धि लगा लिए होते कि M1 क्या कहता है, M1 कहता है कि जो भी करेंसी है, जो भी करेंसी है किसके साथ है, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया है ना, करेंसी किसके साथ है, पीपल्स के साथ है, उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। याद करो मैंने क्लास में पढ़ाया था। और M3 में तो M1 ऑलरेडी शामिल होता है ना, M3 में क्या M1 शामिल होता है, तो इसका मतलब ये ब्रॉड मनी है तो शामिल तो है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 लाख रुपए चाहे तुम्हारे बैंक में रहे या तुम्हारे पास रहे, क्या एग्रीगेट मनी सप्लाई में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा कैलकुलेट किया जाता है एग्रीगेट मनी में। सच में हाँ भाई,
इसीलिए तो M1, M2, M3, M4 पढ़ा था हमने, लेकिन उस समय किसी ने ये दिमाग ही नहीं लगाया कि सर ये क्वेश्चन M1, M2, M3, M4 से लग रहा है। बस इतनी बेसिक सी फंडामेंटल समझो भैया, इसका मतलब यह है कोई चेंज नहीं है, इट लीव इट अनचेंज, यानी कि मुद्रा की समग्र आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। अब कह रहा है कि कमी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और मुद्रा पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ना वृद्धि ना घटेगा, क्योंकि पैसा तो मेरे पास ही है, चाहे खाते में चाहे कैश में है, और जुड़ता सब है। ये बेसिक लॉजिकल, जैसे यूपीएससी क्या करता है ना कभी कभी, अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पे, तो अगर आप देखेंगे ना तो कान यूपीएससी ऐसे पकड़े की बजाय ऐसे पकड़ता है, बस इतना सा अंतर रहता है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसको अप्लाई करना सीखना है, तब जाके, क्योंकि कॉन्सेप्ट का खेल होता है, ध्यान रखना। आपसे कैसे क्वेश्चन आए थोड़ा ध्यान से हो जाएगा, ठीक है, बस जल्दबाजी मत कर देना। कुछ लोगों ने क्या किया, निकाला पैसा तो कम हो गया, तो ये मार के चले आए। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा कम हो गया, बैंक लोन लोन नहीं बांट पाएगा, ये सब बहुत सारी चीजें सोचे, लेकिन ये सोचे नहीं कि करेंसी पीपल के भी मन में जुड़ती है भाई, क्या ही करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, PYQ आइए। ठीक है, अब ये सवाल पढ़िए क्या लिखा है। यदि निकट भविष्य में एक और वैश्विक वित्तीय संकट होता तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही नीति भारत की कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना होती। ऐसा क्वेश्चन 2021 वाले में देखे थे, याद कीजिए, 20 में भी आया, 21 में भी आया, क्या 26 में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें ये बोले कि ये प्रॉब्लम है या ये है, तो आप उसको अपने ऊपर ले लिया करो, अपने घर के ऊपर ले लिया करो, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं सवाल, है ना, खुद के ऊपर लेके करोगे तो इजी हो जाएगा। यानी कि द अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन अ नियर फ्यूचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज मस्ट बी लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। पहला क्या लिखा है, अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने घर पे ले लो, क्या जो छोटा मोटा उधार लेके जिंदगी चल जाएगी क्या, और क्राइसिस आने वाला है, नहीं भैया, वो लोग भी मांगेंगे आके, और तब कहां से दोगे, तब तो और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अल्पकालिक उधार तो संभव है ही नहीं, तो ये काट दीजिए कहीं ना कहीं, बिल्कुल भाई ये पॉसिबल कहाँ है कि हम नॉट डिपेंडिंग, अच्छा नॉट डिपेंडिंग लिखा है तो ये बात सही हो गई, क्योंकि हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, एकदम सही बात है, शॉर्ट टर्म फॉरम पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ये बात तो एकदम करेक्ट हो गई। दूसरा क्या लिखा है, अधिक विदेशी बैंकों को खोलना, यानी कि हमें क्या करना है, ओपनिंग मोर बैंक फॉरेन बैंक्स। अब देखिए जब फॉरेन बैंक आया अपने यहाँ, तो हमारे ही लोग तो जाके खाता खुलाएंगे, इसका मतलब ये हो गया वो प्रॉफिट लेके जा रहा है भाई वो जितना भी चीजें हो रहा है हर चीज का पैसा लेके जा रहा है, बहुत सारी करेंसी वो विदेश भेज सकता है, समझ रहे हो बात को, यानी कि कहीं ना कहीं जो फॉरेन बैंक होगा वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो विदेश लेके जाएगा, तब तो कहीं ना कहीं हमारा और पैसा बाहर जा सकता है, और क्राइसिस में ऐसा नहीं किया जा सकता ना, खुद सोचो ये बात। बिल्कुल सर, नहीं किया जा सकता, काट दीजिए, है ना। तीसरा क्या है, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनशील बनाए रखना, यानी कि मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने आते हैं, जैसे एक कंपनी आई तो यहाँ उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, सेटअप किया, सब कुछ सही था, ये कैपिटल अकाउंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए हो रहा है। और अगर इसको फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दोगे तो क्या होगा, वो कंपनी बेच के निकल जाएगी, बेची, पैसा किसके पास आया, कंपनी, कंपनी लेके निकल, क्योंकि उसको पता है आने वाला है क्राइसिस। तो अगर हमने ऐसा किया तब तो और बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, सोचो ना जरा कि भाई कैपिटल अकाउंट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म, और अगर कोई लॉन्ग टर्म पैसा आपके यहाँ लगाया है और उसको पता है कि जो है वो तुरंत क्राइसिस आने वाला है कुछ समय बाद, और अगर उसको रोका नहीं गया, अगर हमने फुल कन्वर्टेबिलिटी दे दी कि भैया जब मन के तुम जा सकते हो, तब तो वो कहेगा कि हम क्यों करें बिजनेस, हम जा रहे हैं, तब तो और लॉस होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बचा क्या, सिर्फ पहला, ओनली वन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप मेरे साथ चलते रहिए, 150 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं जितना मैं करा रहा हूँ, उसके साथ साथ बस आपको एक चीज करना है, और वो क्या है, सिंपल सा, बस एक काम, और वो ये है कि आपको जो चीजें मैंने कराई हैं उस पे सीखते जाना है, और उसको एग्जाम में अप्लाई करके आना, बस ये मत सोचना यार नहीं बस हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक फ्री बैच लेकर आ रहा हूँ। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि देखो एग्जैक्टली क्या होता है, मैं अपना खर्चा हटा दूं, लेकिन ऑफिस के कुछ खर्चे होते हैं, तो उस खर्चे के लिए एक छोटी सी फीस होगी एज अ रजिस्ट्रेशन, बहुत छोटी सी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाएँ और एक वर्कर जो काम करता है, आपकी पीपीटी वगैरह जो आपका कंटेंट बनाता है, उसकी सैलरी दे पाएँ। तो इसीलिए एक छोटी सी फीस रखी गई, बहुत मिनिमम। और ये जो बैच है जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ये लगभग 22,000 का बैच है, आप सोचिए, है ना? क्योंकि ये कंटेंट और जो मिलेगा भाई, वो आप खुद कहोगे क्या चीज़ पाएँ हैं, एकदम फुल टोस, है ना? तो आइए ज्वाइन कीजिए, बैच पूरी फ्री है। रजिस्ट्रेशन 25 मई से होगा, बस वही रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा और ये 22,000 की पूरी बैच आपको फ्री मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 25 मई से। ज्वाइन कीजिए, है ना? ज्वाइन कीजिए इस फ्री बैच को और ध्यान रखिएगा, हम 100% फ्री बैच दे रहे हैं आपको। रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ होती है, बैच अलग चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। और मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम नाम है। 150 दिन आप मेरे साथ वो चीज़ें सीखेंगे जो आपकी यूपीएससी जर्नी को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। मेरी गारंटी है, आप खुद कहेंगे, आप 10 दिन में फ़ोन करके थैंक्स ना बोले तो कहना। इस लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। जीएस पेपर 3 स्टार्ट करेंगे 8 जून को शाम को 8 बजे। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। बस पढ़ते रहिए, समय नहीं बचा है।